नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये हिंदी साहित्य में लिखी गई राजनीति के ऊपर प्रथम कहानी भी मानी जाती है, और इसके साथ साथ आप राजेंद्र बाला घोष के बारे में भी थोड़ा बहुत ज़रूर याद रखें, क्योंकि देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें जो इन्होंने कहानी लिखी थी, ये बिल्कुल प्रारंभिक कहानियों में ही गिनी जाती है। लगभग 1904 के आसपास इसको लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय महिलाओं को घर से बाहर जाना और किताब की ओर देखने तक का वक्त तक नहीं मिलता था, उस ज़माने में जो राजेंद्र बाला घोष हैं, ये लिख रही थी। मूल रूप से हालांकि ये बंगला में लिखती थी, लेकिन यहाँ पर हिंदी में भी इनकी कुछ कहानियाँ रही हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और खासकर इनकी जो दो कहानियाँ यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं, एक चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरा जो दुलाई वाली। तो अभी हम चंद्रदेव से मेरी बातें जो ये कहानी है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनको आप एक बार ज़रूर देखें, और इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य चीज़ें जो हैं चंद्रदेव से मेरी बातें के संदर्भ में या फिर लेखिका के बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। तो इसलिए महत्व इसका ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि महिला ने लिखी है, प्रारंभिक कहानियों में से एक कहानी है, और वो भी राजनीतिक विषयों को लेकर के लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर जो राजेंद्र बाला घोष है, उनकी दूरदृष्टि जो है वो दिखाई गई है। और जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहानियाँ जो हैं वो सिर्फ आदर्श परक ही लिखी जा रही थी। इस तरह से प्रश्न चिन्हों को खड़ा करने वाली जो कहानियाँ, जो शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करने वाली कहानियों का उस वक्त अभाव था। इसलिए ये कहानी जो है प्रासंगिक है, और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल वही सामाजिक यथार्थवादी कहानियों को ही यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व रखती हैं कहानियाँ। तो जितनी भी कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, देखिए किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो महत्वपूर्ण हैं ही। ठीक है, तो इसलिए आप उनको ज़रूर देखिए जो भी कहानियाँ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजेंद्र बाला घोष की प्रारंभिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, और इसके जो मुख्य तथ्य हैं पहले हम उनको जानते हैं, फिर बाद में हम इसके मूल पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रचना वर्ष की अगर हम बात करें तो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित यह कहानी रही। तो इसको आप ध्यान में रखें कि कौन सी कहानी कहाँ पर प्रकाशित रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रख लेना है कि ये जो कहानी है, इसे पहले एक निबंध के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस तरीके से पहले कहानी नहीं लिखी जाती थी, बिल्कुल एक स्टोरी ही होती थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इस कहानी का जो विन्यास है वो थोड़ा सा हटके हैं। एक पत्रात्मक शैली के रूप में इसको लिखा गया है और व्यंग्य भी किया गया है। तो इसलिए पहले ये निबंध के रूप में एक्सेप्ट की गई जो विद्वान लोग रहे हैं उनके द्वारा, लेकिन बाद में इसे निबंधात्मक जो कहानी की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये चीज़ भी आप ज़रूर इसके बारे में याद रखें। इसे प्रथम राजनीतिक कहानी भी बोला गया है, और इसके साथ साथ शैली इसकी पत्रात्मक है और व्यंग्यात्मक भी रही है। यानी कि व्यंग्य इस पर किया गया है। किन किन चीज़ों पर व्यंग्य है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जानना ये ज़रूरी है। देखिए, इससे पहले हमने आकाशदीप कहानी पढ़ी, वहाँ पर हमने वार्तालाप या संलाप शैली को देखा कि वो संलाप शैली में लिखी गई कहानी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो शैली है, ये पत्रात्मक शैली में है। इसके बाद कुछ कहानियाँ आप देखेंगे कि जो मैं शैली में लिखी गई हैं, है ना। इस तरीके से आपको जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियां हैं, उनकी शैलियों के बारे में भी पढ़ना है कि वो किस तरीके से, या उनके लेखन का जो स्टाइल है वो कैसा रहा है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे राजेंद्र बाला घोष को हिंदी नवजागरण की प्रथम छापामार लेखिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विख्यात हुई जो राजेंद्र बाला घोष, ये तो इनका नाम है ही है। ठीक है, वैसे इनको बंग महिला भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हिंदी नवजागरण की प्रथम छापामार लेखिका, ठीक है, जो गोरिल्ला टैक्टिस के जरिए जो बात करते हैं ना, कैसे किसी दूसरे के ऊपर जो है अटैक किया जाता है, ठीक वैसे ही जो सामाजिक विषमताएं रहीं, सामाजिक जो विकृतियां रही हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक अलग तरीके से जो है वो धावा बोला है, अटैक किया है। इसलिए इनको छापामार लेखिका के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इन्हें चारुबाला के नाम से भी जानते हैं, रानी कहकर भी इन्हें पुकारा जाता है। ये इनके कुछ अन्य नाम रहे हैं, लेकिन वो आपके काम के अभी फिलहाल उतने ज़्यादा नहीं है। पर इतना आपको ज़रूर याद रख लेना है कि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में कि ये प्रथम छापामार लेखिका के नाम से इनको जानते हैं। भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अब देखिए, हिंदी की प्रारंभिक कहानियां हमने 2-3 पढ़ ली। उसने कहा था को भी पहली कहानी माना गया। इसके अलावा जो
टोकरी भर मिट्टी है उसको भी हिंदी की पहली कहानी माना गया। ठीक है, और कुछ विद्वान जो है अब चंद्रदेव से मेरी बातें को मानते हैं, जिनमें से भवदेव पांडेय का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने बोला कि ये कहानी जो है हिंदी की पहली कहानी है, और ये इन्होंने क्या लिखा, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है इसके संदर्भ में, ये लिखते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। तो देखिए यहाँ पर उस वक्त जो है राजनीतिक घटनाओं के ऊपर जो है कहानियां नगण्य थी, कोई भी कहानीकार इस प्रकार से नहीं लिख रहा था। और जो दूसरा जो अर्थनीति है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिकी है, उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि उस समय जो है ज़्यादा लेखन कार्य नहीं हुआ था। और ऊपर से महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला लेखिका के द्वारा जो है इस तरीके का लेखन किया जा रहा है, अपने आप में ये बात उल्लेखनीय थी, या अपने आप में ये बात जो है थोड़ी सी हैरान करने वाली थी। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये कहानी और ये कहानीकार और साथ ही साथ ये कथन बहुत ही ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के अन्य तथ्यों में, प्रारंभ में इसे निबंध के रूप में जाना गया, परंतु कालांतर में इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि उपालंभात्मक ललित निबंध परक कहानी। उपालंब करना यानी कि व्यंग्य करना। ठीक है, तो उपलम्भात्मक ललित निबंध परक कहानी इसको माना जाता है। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें में किस वायसराय के ऊपर जो है वो प्रहार है ना, तो लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य। इस संबंध में गोपाल राय क्या लिखते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है, और इसको बोला कि व्यंग्य जो है वो तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण औजार माना जाता था शासन व्यवस्था के ऊपर अटैक करने का। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी आप याद रखें। दो कथन यहाँ पर इस कहानी के संदर्भ में आए हुए हैं, इनको यहीं पर ही याद रखें, अलग से मैंने इस बार इसको नहीं रखा है लेखकों के कथनों में। ठीक है, देश की बदहाल आर्थिक स्थिति के अलावा सामाजिक बुराइयों और चिंताओं पर भी प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं। तो यहाँ पर कि जो देश की गिरती अर्थव्यवस्था या आर्थिकी जो है, उसके साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियां रही हैं, बुराइयां रही हैं, उन पर भी कुठाराघात जो है इस कहानी के माध्यम से करने का प्रयास लेखिका ने किया है। इसमें पात्र केवल दो ही हैं, लेखिका और चंद्रदेव, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी कुछ पात्र आते हैं जो आप जब से ही कहानी को पढ़ते जाएंगे वहां पर जानेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसके कुछ जो चंद्रदेव से मेरी बातें, मैंने पहले भी कहा कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई और पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, तो क्या क्या किन किन चीज़ों पर व्यंग्य किए गए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं इस कहानी में व्यंग्य। सबसे पहले अंग्रेजी शासन नीतियाँ और उसके फलस्वरूप भारत की जो दुर्दशा है उसको चित्रित किया गया है व्यंग्य के माध्यम से, और साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था और कर्जन की शोषणवादी नीतियों पर भी इसमें व्यंग्य है। सरकारी नौकरी के काम नाम पर सुख भोगने की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य है। ये आज के समय में भी चरितार्थ होती है ये चीज़ कि आज अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो वो ऐसा सोचता है कि उसको ज़िंदगी भर फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बस सुख भोगने के लिए ही बना है। तो इस व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है। रंगभेद व पक्षपात पर व्यंग्य है इसमें, और शासन के विभिन्न दफ्तरों में बदली होने की परंपरा पर भी व्यंग्य है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य और प्रकृति के छेड़छाड़ पर भी व्यंग्य किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य बातें क्या रही हैं इसमें, अंग्रेजी शासनकाल में भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म और आदर्श के रूप में आए परिवर्तन पर चोट की गई है। साथ ही साथ कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उनकी स्थिति का चित्रण भी किया गया है। हालांकि 3 पेजेस की आप देखेंगे कि एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको परीक्षा में ऐसे पूछी जा सकती हैं कि इस कहानी के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत हैं। तो आपको ये सारी बातें जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। इसके अलावा भी अन्य तथ्य अगर आपको कहानी को पढ़ते वक्त मिलें तो उन्हें भी आप एक बार ज़रूर जो है वो शामिल कर लें अपनी पुस्तिका में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर कुपोषण के शिकार बच्चों की स्थिति को दर्शाया गया है, और बंगाल के माध्यम से जो भारत की दुर्दशा है उसको दिखाया गया है। जो विद्युतीकरण हो गया, आधुनिकीकरण जो हुआ, यंत्रीकरण जिसको हम मशीनीकरण कहते हैं, ठीक है, उसके फलस्वरूप जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई, देखिए कितनी दूरदृष्टि थी जो आपके राजेंद्र बाला घोष है उनमें। तो उस वक्त जो है इन्होंने इसके दुष्परिणामों की बात जो है वो कर ली थी, जो कि आज से कई साल पहले की बात हो रही है। गंगा पर बने रहे पुलों और बांधों के फलस्वरूप धार्मिक भावनाओं पर हुए आघात का चित्रण भी इस कहानी में दर्शाया गया है, और साथ ही साथ युद्ध सामग्री के विकास की ओर संकेत और उच्च शिक्षित वर्ग की जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं उन पर भी इसमें व्यंग्य जो है वो किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस कहानी में आई हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य या मूल संवेदना जो क्या है वो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करना, व्यंग्य करना, और इसके साथ साथ भारतीयों की जो अपनी अस्मिता है, भारतीयों की जो अपनी
पहचान है उसको खोना। ठीक है, कैसे? जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं, कुछ जो है नौकरी प्राप्त करने के ही सुख को ही अपना सब कुछ मान चुके हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है और आधुनिकीकरण के चलते जो बेरोज़गारी है, जो हमारी आर्थिक स्थिति में जो सुधार न होने की बात कही गई है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में हमें देखने को मिलेंगी। और किसको सुनाने की कोशिश है या किसके ज़रिए ये बातें बताई गई है? चंद्रदेव से। और चंद्रदेव से बातें कौन कर रही हैं? ये स्वयं लेखिका जो हैं कर रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। लास्ट में यहाँ पर अन्य चित्रण क्या आता है देखिए, वैज्ञानिकता के फलस्वरूप बौद्धिकता के विकास तथा उससे उत्पन्न परिवर्तनों को भी इसमें दिखाया गया है कि भाई जो वैज्ञानिकता आ रही है उसके फलस्वरूप जो बौद्धिकी है उसमें कोई विकास की बात हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उससे कोई बदलाव की स्थिति तो नहीं है। ये सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास है। भारतीय शासकों की जो चाटुकारिता, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, विकृत भारत भूमि के स्वरूप का चित्रण, और साथ ही साथ चिकित्सीय विकास और प्लेग जैसी महामारियों के फैलने का भी इसमें चित्रण हुआ है। ये ऐसी बातें आपने देखा होगा पुराने पेपरों में पूछी हुई हैं कि किस कहानी में किस बीमारी का चित्रण जो है वो किया गया है। अंग्रेज़ों की भारत में अपने शासन को मजबूत करने की नीति का चित्रण। अंग्रेज़ों की भारत में जो अपना शासन है देखिए उसको और ज़्यादा वो मजबूत करना चाहते थे, इसका चित्रण भी इस कहानी में है। और मशीनीकरण और द्रुत गति से कार्य संपन्न होने का चित्रण भी कहानी में किया गया है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पर कहानी के संदर्भ में एक भवदेव पांडे ने और कथन लिखा है जिसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम कहानी का मूल पाठ जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये कहते हैं कि भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का भी इसमें रेखांकन किया गया है। तो यहाँ पर इस कहानी में किन किन 4 बातों को दिखाया गया है, वही से आपको इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले बदहाल आर्थिक दशा, दूसरा बेरोजगारी और नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे। ये 3-4 बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। यही इस कहानी की मूल संवेदना को प्रकट करता है, ये वाला कथन। ठीक है, अगर आपको कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो इन 5 बातों को आप एक बार ध्यान रखें। रेफरेंस रहेगा आपका भवदेव पांडेय का। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके मूल पाठ की तरफ, ताकि आपको और अच्छे से ये कहानी जो है वो समझ में आ जाए। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला सरस्वती पत्रिका में ये 1904 में प्रकाशित हुई थी, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पर आह्वान है भगवान चंद्रदेव का। आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत करना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बूढ़ा कहा गया है चंद्रदेव को। आप इतने पुराने तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की क्या बात है। इनडायरेक्टली देखिए वो कह रही हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमृत अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा है स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। तो यहाँ पर फिर से शुरुआत में देखिए किसकी बात हो गई, लॉर्ड कर्जन की बात जो है वो कर रही हैं, जिसको ये भारत प्रभु कह रही हैं। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक
अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठे। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कृष्णांग का मतलब वो काले रंग वाले, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप अधम भारतवासियों के, अधम यानी कि भारतीयों को यहाँ पर अधम बोला गया है जो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, ठीक है। उनकी तरह आपका कृष्णांग तो है नहीं, यानी कि कालांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। उनकी जो गोरों की जाति जो है वो आपको देख के आपको नौकरी देने से संकुचित नहीं होंगे भाई। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ी गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीनों में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितनी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिससे सहसा देकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ केवल, यहाँ देखिए राजधानी कहाँ की बात कर रहे हैं, कलकत्ता की बात। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यदि यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस इस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं होता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरिप उद्भवा त्रिलोक पाविनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहद आकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके दरवाजे सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्व व्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहाँ के फुट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिक के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जंचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविन्य आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएं।
जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालीमा छुड़ाने में भी वे फलीभूत न होंगे? शायद आप यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। और भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति ही हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग, महाराज ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनका निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में भी बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उसके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौन अवलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर, एक बंग महिला। बस इतनी सी थी ये कहानी, जहाँ पर बंग महिला ने कुछ एक प्रश्न जो हैं वो चंद्रदेव से करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उन्हें धरती पर आने की रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पर आके यहाँ के जो कारनामे हैं उनको देखिए। और एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये कह रही हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो तकनीकी हो, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने इसमें कहने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये कहानी और ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नए सेशन में